बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और दिन है मंगल का। अज़हर मिजवानी साहब के भाइयों के हवाले से जो केस की समाअत थी वो फैज़ान जो पीटीआई का वर्कर है उसकी जबरी गुमशुदगी का मामला, और चौथा जो केस था वो था सैरिश बहराम जो कि अपने हस्बैंड नईम धूल की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद कोर्ट आई। इनकी समाअत का मुकम्मल हवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पर इस वीडियो में मैं आपके सामने मुकम्मल मुकालमा रखूँगा जो फैज़ान के 76 साला बुज़ुर्ग वालिद ने रोते हुए हाथ जोड़ के जज साहब के साथ किया, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। और एंड में जो वालिद हैं फैज़ान के, जो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू भी इस वीडियो में साथ लगा दूंगा ताकि वो भी आप सुन सकें। ज़रा जल्दी जल्दी बताता हूँ कि ये टोटल कोई 53 मिनट की समाअत थी। 53-54 मिनट की 52वें मिनट पर जाके और फैज़ान के वालिद ने गुफ्तगू की और उसके साथ ही समाअत ख़त्म कर दी गई। जज साहब के पास भी अल्फाज नहीं थे उनका दुख तकलीफ़ कर्ब देख कर, और उन्होंने कहा है कि वो दोबारा ऑर्डर इस पर सख्त करेंगे और जो मोहलत दी गई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और उनकी काबीना को, उस मोहलत ख़त्म होने में 34 घंटे बाकी हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान अदालत को यकीन दहानी करवा के गए हैं। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान पेश हुए। उन्होंने शुरू में अदालत से वक्त मांगा कि वज़ीर-ए-आज़म से बात करना चाहते हैं, उनको टाइम दिया जाए। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बताया कि जजेस जो जबरी गुमशुदगियों का केस सुन रहे होते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल होती है, कितने वो खुद तकलीफ़ में होते हैं जब वो जबरी गुमशुदा अफराद की फैमिली के मेम्बर्स की आंखों में देखते हैं जो एक दर्द होता है, वो जो अपनों की मतलब एक बाजियाबी के लिए उम्मीद होती है और दुख होता है, उसको देख के जजेस खुद कितनी तकलीफ़ में होते हैं और जजेस की कितनी मुश्किल सूरत हाल होती है, उससे उन्होंने आगाह किया। और फिर उन्होंने कहा कि सब इदारे आकर कह देते हैं कि उनके पास नहीं है जबरी गुमशुदा पाकिस्तानी शहरी, लेकिन फिर ये भी है कि वो उसकी बाजियाबी के लिए कोई किरदार भी अदा नहीं करते, कोई अपने वसाइल भी इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब में पैटर्न एक है और सब में एक ही पैटर्न से जो है वो जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं शहरी। कोई आम शहरी किसी को अगवा करे या रियासत का कोई इदारा करे, ये जुर्म है। उन्होंने कहा अगर हेट स्पीच का मामला है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वालिद बेटे और बेटा वालिद के किसी अमल का जिम्मेदार नहीं है। ये अज़हर मिशवानी साहब के तनाजुर में बात हो रही थी कि अगर अज़हर मिशवानी साहब की किसी बात से आपको लगता है कि गलत है, कानून के मुताबिक अज़हर मिशवानी के खिलाफ कार्रवाई करें कानून के मुताबिक, लेकिन अज़हर मिशवानी साहब के अमल का उनके वालिद, उनके भाइयों को, उनकी फैमिली को सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने कहा गुज़िश्ता दौर हुकूमत में भी, जो पीटीआई का दौर हुकूमत था उसमें भी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही थी, अब भी हो रही हैं। और उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब से कि मैंने तो आमिर रहमान साहब को गुज़िश्ता समाअत पर कहा था, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, कि आपको यहाँ जहाँ जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ बतौर जज, मेरे साथ एक कुर्सी और लगा लेते हैं और आप मेरे साथ आकर बैठ जाएं और यहाँ पर बैठ के मेरी जगह खुद को रख के सोचें कि अगर ये वाला मामला हो जबरी गुमशुदगियों का और फैमिली सामने खड़ी हो दुख और तकलीफ़ में और उनकी आहें और सिसकियाँ जो हैं वो हों, तो बतौर जज मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप आके मेरी जगह बैठ के मेरे साथ बैठ के और बता दें। और उन्होंने कहा कि ये जो वर्दी वाले पुलिस के अफसरान और एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं इनको यहाँ नहीं होना चाहिए, इनको फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी बहुत बड़े दहशतगर्दी के हालात का सामना कर रहा है, तो इनको दहशतगर्दी से निपटना चाहिए, इनको फील्ड में जाके काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खड़े हैं। उन्होंने कहा पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो बिल्कुल कार्रवाइयाँ करें, लेकिन आम शहरियों को गुमशुदा मत करें। और उन्होंने कहा कि ये जो जबरी गुमशुदगियाँ की जाती हैं इस पर जो पैसा खर्च होता है ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत आखिर कर क्या रही है, आपको इन चीज़ों से हासिल क्या हो रहा है, आपको फ़ायदा क्या हो रहा है। फिर बाबर रहमान साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि मिशवानी फैमिली के 4 मर्द जो हैं वो अगवा हुए। अज़हर मिशवानी के वालिद अगवा हुए, अज़हर मिशवानी खुद अगवा हुए, अज़हर मिशवानी के भाई पहले 144 दिन लापता रहे, अब 76 दिन से लापता हैं, और अज़हर मिशवानी जो हैं वो यूके में हैं, वो पाकिस्तान से चले गए हुए हैं इन्हीं हालात की वजह से, और उनके दोनों भाई प्रोफेसर हैं। बाबर रहमान साहब ने कहा कि रियासत माँ की तरह होती है, क्या दुनिया की कोई माँ कह सकती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ है और मैं आराम से बैठी हूँ, रियासत के पास वसाइल होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर रियासत ने अगवा नहीं किया तो फिर रियासत आराम से क्यों बैठी है, रियासत तो माँ की तरह होती है, वो एक्टिव हो, वो ढूंढे अपने बच्चों को, अपने शहरियों को, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रही। फिर उन्होंने बताया कि अज़हर मिशवानी साहब को उनके भाई जो जबरी तौर पर गुमशुदा है उनके नंबर से कॉल की गई। बाबर रहमान साहब ने कहा कि लोगों को फतह करने के 2 तरीके हैं, एक दिल से फतह करना और दूसरा बंदूक से फतह करना। बंदूक से दुनिया में कभी इंसानों को फतह नहीं किया गया। विशी रजीम की बात की उन्होंने को फ्रांस की, मैं नहीं समझ सका वो किस तनाजुर में थी, ज़ाहिर है हमारा एक्सपोजर वो नहीं है, तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने विशी रजीम जो है फ्रांस की उसका कोई हवाला दिया जो कि मैं नहीं समझ सका। और उन्होंने मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अल्लाह वो मनाजिर किसी को ना दिखाए जो लापता अफराद के घर वाले देखते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने किसी वाक़े का जिक्र किया जिसके वो खुद
जो है वो उन्होंने उसको करीब से उस मामले को देखा, वो भी नहीं समझ आई कि वो किस वाक़े की बात कर रहे हैं। असल में ये भी मसला होता है कि आवाज़ स्पीकर में नहीं आ रही होती, बहुत कम होती है, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। और फिर मुझे यहाँ पे वो वाक़या दोबारा याद आ गया जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने खुद सुनाया था कि वो जा रहे थे KPK की तरफ, दरिया में एक ट्रक गिरा हुआ था, तो जब मोटरवे नहीं बनी थी तब की बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, मैं भी पहुँचा, तो मैंने कहा यार ये लोग सर्वाइव नहीं किए होंगे, तो क्योंकि जब भी दरिया में खुदा न खास्ता को गिरता है तो वो लोग बैठ जाते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक बंदे ने एक बात की थी, उसने कहा था कि इनके घर में ये जो यानी बह गए हैं पानी में, इनके घर में रोना तो होगा, वजूद नहीं होगा। तो ये बड़ी तकलीफ से सूरत हाल होती है कि आपके अपने अब नहीं पता वो ज़िंदा हैं, मर गए हैं, बह गए हैं, मिल जाएंगे, पता नहीं क्या हुआ। तो ये बड़ी एक उनकी जुदाई से ज़्यादा एक तकलीफ से सूरत हाल होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूछा अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली का कि ये ओरिजिनली मानसेरा से हैं। फिर उन्होंने सारी बाबर मान साहब से रिकॉर्ड पूछा, उनको तारीखें बताई गई मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को कि कब कब अज़हर मिशवानी के भाई, वालिद, वो ख़ुद उन और ये सब अगवा हुए, किस तरह से FIRs हुई, किस तरह से मामला अदालतों में गए, अदालतों में क्या हुआ। बाबर मान साहब ने कहा कि दोनों वाक़यात में लोग भी नामालूम थे, वजह भी नामालूम थी और जगह भी नामालूम थी जहाँ ले जाया गया। मियां गुल साहब ने पूछा कि क्या ये जो जबरी गुमशुदा हुए थे उन्होंने वापस आके कोई बयान दिए थे, और फिर उन्होंने केस का हवाला दिया, मद्रास के केस का हवाला दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मगवी जो था, जो अगवा हुआ था शख्स, वो जब अगवाकारों से रिहा होकर आया, उसने अगवाकारों के हक़ में बयान दिया था जिस अदालत ने मुस्तरद किया था, और अदालत ने फिर भी अगवाकारों के ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई थी, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की थी। तो उसके बाद बताया गया कि अज़हर मिशवानी साहब जब बाजियाब होकर आए तो उन्होंने 164 का बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें उन्होंने अपने अगवाकारों के बारे में बताया था। फिर बताया गया कि अभी 3 पिटीशंस गई, या पता नहीं पहले 3 पिटीशन गई थी, तो ये अदालत ने पूछा कि 3 पिटीशंस क्यों गई थी हब्से बेजा की। खैर अदालत को बताया गया कि पैटर्न सेम है, जिस तरह से रियासत गुमशुदा करता है शहरी को करती है रियासत गुमशुदा, वो पैटर्न था। अज़हर मिशवानी को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही थी। वो पेशावर हाई कोर्ट वाला मामला बताया गया कि जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे अज़हर मिशवानी की मिसेस ट्रैवल करके गई, तो जिस FI एहलकार की वहाँ पर ड्यूटी थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको शोकॉज किया गया, और उसमें लिखा हुआ है कि फ़लाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उसको अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली दरकार थी, मतलूब थी, तो आपने क्यों उनको जाने दिया। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़लाँ इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली के पीछे है, और उस एजेंसी को अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली मतलूब है। उसके बाद मियां गुल साहब ने फिर दोबारा पूछा कि क्या उनकी फ़ैमिली को थ्रेट्स हैं, बताया गया जी बिल्कुल थ्रेट्स हैं। उसके बाद उनके भाइयों की और पूछा गया क्या थ्रेट्स हैं, तो बताया गया कि उनको यही कहा जाता रहा अज़हर मिशवानी को कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, ट्वीट्स डिलीट कर दो, 8 फरवरी के इंतखाबात पर बात ना करो, मैंडेट चोरी पे बात ना करो, इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बात ना करो, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात ना करो, ये अदालत को बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि उसके बाद CVs मांगी हैं अज़हर मिशवानी के दोनों भाइयों की, और फिर उसके बाद ये भी अदालत को बताया बाबर मान साहब ने कि अज़हर मिशवानी ने UK में एक इवेंट में जाना था, लेकिन उनको कॉल करके कहा गया कि अगर तुम्हें भाइयों की ज़िंदगी अजीज़ है तो UK के इवेंट में मत जाना, और फिर अज़हर मिशवानी नहीं गए थे। अदालत ने पूछा कि क्या उनके भाइयों का कोई पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो बताया गया कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। CCTV फुटेज का बताया गया कि उसमें गाड़ियों के नंबर वाज़ेह हैं। अगली समात पे CCTV फुटेज अदालत में चलाने का हुक्म जारी हुआ है, और उसमें सारी चीज़ अदालत जायज़ा लेगी। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि कल को हम सब ने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, इस अदालत में उसकी अदालत में पेश होना है। मेरे लिए तो इस मामले में तौबा की गुंजाइश भी नहीं, अगर मैं ये फ़ाइल इसी तरह बंद कर देता हूँ तो मुझे उस अदालत में कौन बचाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जब जज इस तरह के मामलात में, ये किसी भी मामले में नाइंसाफ़ी करता है तो उसकी तौबा भी उस मामले में नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें तौबा है ही नहीं, उसने इंसाफ करना ही करना है। बाबर मान साहब ने कहा कि गाड़ियों का रूट ट्रैक किया जा सकता था, गाड़ियों के नंबर वाजे थे। मियां गुल साहब ने कहा कि मुझे इस पर पूरा आप एक रिसर्च चाहिए, पूरा एक ब्रीफ चाहिए कि मतलब जब किसी भी शहरी के घर में कोई दाखिल होते हैं नामालूम अफराद, तो घर में चार दीवारी का जो तकद्दुस मामला होता है, प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है, जो उसके घर में जाकर तोड़ फोड़ की जाती है, ज़बरदस्ती उसको पकड़ा जाता है, घसीटा जाता है, उसकी फैमिली के साथ बदतमीज़ी की जाती है, ले जाया जाता है। इन सारे प्रोसेस में, इस सारे चेन में कौन कौन से जुर्म सरजद होते हैं, कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं और उनकी सज़ाएँ कितनी हैं, और उन्होंने कहा इस पर हम एक फ़ैसला देंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रियासत के ख़िलाफ़ भी ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, जबरी गुमशुदगी। फिर उसके बाद बाबर मान साहब ने कहा कि वो जुमेरात को इस्लामी तालीमात के बारे में बताएंगे, जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। फैज़ान का केस टेकअप हुआ। रिजवान अवान, अली नवाज़ अवान साहब के भाई हैं, वो इनके वकील हैं। उन्होंने बताया कुछ स्टेटस, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो फैज़ान के वालिद हैं वो वहाँ पर मौजूद थे,
और ये इस वक्त तक 52 मिनट समाअत के गुजर चुके थे और उन्होंने फिर एक ऐसी जज्बाती गुफ्तगू की हाथ जोड़ के, जिसके बाद समाअत भी मुलतवी करना पड़ी और बड़े जज्बाती मनाज़िर थे कमरा अदालत के। ये उस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की जब CDR का सवाल हो रहा था कि CDR ली है नहीं ली, और साथ ही मियां गुल साहब ने कहा कि जब कोई वापस आता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करके फ़ाइल बंद कर देते हैं। हालांकि ये बदयानती है, लेकिन हम ये इसलिए करते हैं कि मगवी जो था वो बाज़ियाब जो हुआ है उसके लिए मज़ीद मुश्किलात ना हो, वरना होना तो ये चाहिए कि अगवाकारों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे वकील रिजवान अमान खड़े थे, तो उन्होंने क्योंकि ये कहा था कि अभी अटॉर्नी जनरल ने 2 दिन का टाइम मांगा तो हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे जो वालिद हैं फैज़ान के, उन्होंने वो रोशना पर आगे आए और वो रो पड़े। उन्होंने जज साहब के सामने यूँ हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के और उन्होंने कहा मेरे बच्चे का जुर्म बता दें। मेरा बेटा जो है वो 2.5 साल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जॉब करता रहा, उसकी सारी क्लियरेंस हुई थी। जब उसको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जॉब मिली थी उससे पहले उसकी सारी क्लियरेंस हुई थी। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसको धमकी दी गई कि इस्तीफ़ा दो, उसने दे दिया, उससे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। वो कहते हैं आज भी मैं मर रहा हूँ, मेरी बीवी भी मर रही है, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मुझे हैंग करने का यानी मुझे फांसी पर लटकाने का हुक्म जारी करें। मुझे इस ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह भी मरता हूँ शाम को भी मरता हूँ, इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है हम पर। मेरी उम्र 76 बरस है, मेरी बीवी की उम्र 65 साल है। जब से बेटा अगवा हुआ है मेरी बीवी अपने बेटे की जुदाई में बेड पर पड़ी है, उठने के काबिल भी नहीं है। मैं खुद ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ हूँ। ये कहते हुए वो रोते रहे। बड़े जज्बाती मनाजिर थे और सब अफसरदा थे और कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मतलब लोगों की बेख्तियार उस बेबस बाप की बेबसी और उसकी वो आहो बका, उसकी सिसकियाँ सुन के आंखों में आंसू थे और ये तकलीफ़ दे जुमला सुन के कि उसकी माँ उस दिन से बिस्तर पर है और वो उठ नहीं सकी। और अब ये जुमेरात तक समाअत मुलतवी हुई है, 34 घंटे की मोहलत रह गई है। और आज जो सैरिश बहराम जो नईम धूल की वाइफ हैं, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। अज़हर सदीक साहब एडवोकेट हैं, अज़हर सदीक साहब की एसोसिएट पेश हुई हैं और एतराज़ात दूर हो गए हैं। अब कल या परसों के लिए वो केस लग जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि रिजवान मलिक जो PTI के मीडिया सेल के बड़े आम रुकन थे, उनका भी केस आज यानी अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 21 अगस्त का आगाज़ हो गया होगा, बुध का आज लगा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी किस्मत के खेल हैं कि रिजवान मलिक साहब की जो फैमिली है, उनके भाई बड़े बेचारे तकलीफ़ में हैं, इरफान मलिक। और इरफान भाई आते हैं और मिन्नतें कर रहे होते हैं स्टाफ की, केस लगा दें मेरे भाई की। ज़ाहिर है वो भाई तकलीफ़ में है, भाई उसका जबरी तौर पर गुमशुदा है। तो उनकी बदकिस्मती कि उनका केस आमिर फ़ारूक साहब के पास लग गया है और आमिर फ़ारूक साहब के पास जब केस लग जाए तो फिर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और हम लोगों को उम्मीद दिलाते भी नहीं है। मायूसी वाली बात है। उनको ये वीडियो सुन के तकलीफ़ होगी, यकीनन तकलीफ़ होगी रिजवान मलिक की फ़ैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके अपनों को। लेकिन हमारा काम है हक़ाइक़ बताना, सच बताना। और सच यही है कि नून लीग के हवाले से, नून लीग के मातहत इदारों के हवाले से कोई केस जाए आमिर फ़ारूक साहब के पास और कुछ हो जाए, मुमकिन नहीं है। तो उनको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा। और इन केसेस में हम पूरी उम्मीद है कि जो मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब के पास हैं, इंशाल्लाह इनमें डेवलपमेंट होगी। अब आप ज़रा आगे सुन लीजिए कि कमरा अदालत से निकल कर रिजवान अवान साहब और फैज़ान के वालिद ने किस तरह से, उनकी आंखों में बस अपने दर्द महसूस करना है, जिसके सीने में भी दिल है वो ये बड़ा मुश्किल है ये सुनना, ये गुफ्तगू। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे इदारों को, अल्लाह ताला कोई हिदायत दे इस हुकूमत को। बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब आप सुनिए फैज़ान के वालिद की गुफ्तगू। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। 5 मिनट का टाइम मांगा तो मैंने बताया कि मैं अयूब खान के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में नौकर हुआ हूँ और मैंने 41 साल नौकरी की है। और मेरा बेटा जो है 2.5 साल जो है प्रेसिडेंट हाउस और PM हाउस में जो है एज ए अपना कैमरामैन जो है वो ड्यूटी करता रहा है डिजिटल मीडिया में। इनकी गवर्नमेंट जाने के बाद 2 महीने के बाद उसको बुलाया कि आप रिज़ाइन करने, वरना आप वो बेड करेक्टर के तौर पर डिसमिस कर देंगे। उससे रिज़ाइन करके इनके पास मीडिया सेल में, सोशल मीडिया में आ गए। उसके बाद उन्होंने जो है रात के अंधेरे में 3:30 बजे जो उठा के ले गए और दफ्तर से वापस जाते हुए जो है रास्ते में उन्होंने उठाया है। ना मुझे पता है, ना मेरी वाइफ को पता है, ना हमें पता है। हम तो सुबह से लेकर रात तक रोते हैं और रात को सुबह तक रोते हैं। ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं। और जज साहब को मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि मुझे फांसी की आर्डर कर दे, मेरे को फांसी लगा दे, इससे आगे और कुछ नहीं है।
इनका केस ही मैं उस बच्चे जो इनका बच्चा फैज़ान जो मिसिंग है उसका केस मैं फाइल किया, मैंने पिटीशन फाइल किया था। जज साहब ने इसमें सेक्रेटरी डिफेंस को भी कॉल किया था, सेक्रेटरी इंटीरियर को कॉल किया था, IG इस्लामाबाद को भी कॉल किया था। बेसिक सिर्फ ये है कि एक आदमी जो सोशल मीडिया टीम जो G8 ऑफिस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें जॉब करता था और जॉब करने वाला शख्स है, ज़्यादा उसका और कोई पॉलिटिकल एम तो है नहीं। वो जॉब करता है वहाँ पे। जब PTI का रेड पड़ा तो ये लड़का एट दैट टाइम रेड में नहीं था, ये बाहर था। बाद में जब इसे बुलाया गया वहाँ पे G8 ऑफिस जाता है तो वहाँ से उसके बाद ये किडनैप होता है और उसके बाद से ये मिसिंग है ये बच्चा। एफर्ट यही थी, इन्होंने पहले पुलिस से कॉन्टैक्ट किया कराची कमिश्नर से ताकि ये पता चले कि इसके वेयर अबाउट्स कहाँ, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म का तावन करने से इनकार कर दिया। अल्टीमेटली नो ऑप्शन के तहत हम फिर हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट में जब हमने रिट फाइल की तो फिर पुलिस ने आके हमारी उसी एप्लीकेशन को, जो हमारी एप्लीकेशन पहले मूव की हुई थी, उसी ऊपर एक FIR दे दी मिसिंग, जैसे नामली एक रूटीन प्रैक्टिस है जी कि इसको किसी ने अगवा कर लिया, जी एक एप्लीकेशन एक FIR दे देते हैं ताकि जस्टिफाई करने के लिए जस्ट कि हमने जी अब अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, हमने उसका अगवा की FIR दर्ज कर दी। इनफैक्ट ये मकसद नहीं है कि FIR करना, क्या हमारी ये जितनी यहाँ पे एजेंसीज हैं या जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका कॉन्सेप्ट, उनका काम नहीं है ये कि वो उन बंदों को रिकवर करें, उन बंदों के वेयर अबाउट्स समझे। अगर ये इस काबिल नहीं है, ये नहीं जान सकती कि उस बंदे के वेयर अबाउट्स क्या हैं, वो बंदा कहाँ पे मिसिंग है, तो फिर ये एजेंसीज का हमने रखने का फ़ायदा क्या? हमने इतने जो एक्सपेंसेस इनकी बेयर करते हैं एक स्टेट ऑफ, यानी इनका हमारा जो टैक्स पैसा होता है उससे ये लोग सारे चलते हैं, सिस्टम चलता है। और सिस्टम का हमें क्या फ़ायदा जिस सिस्टम हमारे बच्चों को ट्रेस ना कर सके। और ये दूसरी बैड लक जो हमारे साथ है, अगर किसी शख्स ने कोई हरकत की है या कुछ और आपको वांटेड है, उसकी बिहाफ पे आप उसकी फैमिली को अभी भी जैसा भी यही बोल रहे क्या उसके बच्चे का क्या कसूर है या उस बाप का क्या कसूर है या उसके भाई का क्या कसूर है, जो लड़का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, इसको भी किसी तरीके से शायद कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ये भी अज़र मशवानी साहब की टीम का हिस्सा है। इसको कनेक्ट करने की यही कोशिश, क्योंकि ये पहले भी जब सोशल मीडिया टीम पे वहाँ पे जब PM हाउस प्रेसिडेंट ऑफिस में काम कर रहा था, एट दैट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। उसके बाद वहाँ से इसको निकाल दिया गया। अल्टीमेटली इसको यहाँ पे एक अच्छी ऑफर मिली, एक अच्छी जॉब मिली, यानी पेइंग करने वाला जॉब, नौकरी करने वाला बंदा है, वो आके यहाँ पे नौकरी कर रहा है। क्या इस मुल्क में नौकरी करना किसी ऐसे ऑफिस में जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी को बैंड पार्टी नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना सारा चला रही है, जिसके पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, उनकी ऑफिस में किसी को वर्क करने वाले को 20 बेस पे उठा लिया जाएगा ताकि लोगों के अंदर एक हरासमेंट पैदा कि उसको सारे छोड़े। तो ये एक खुदा के लिए प्रैक्टिस बंद करें, इस साल लोगों को अगवा करना मत छोड़े। क्या इससे ये समझ रहे हैं कि लोग आपसे प्यार करेंगे? ये क्या ये प्यार कराने का तरीका है? वरना लोग तो नफरत करेंगे आपसे। कि अगर इस तरीके से उनको लोगों को, उनके बच्चों को अगवा करें और उनको उसके बाद इसकी बुजुर्गों की आप खुद हालत देख सकते हैं। अभी आपके सामने मीडिया टीम के सामने खड़ा है, अभी इनकी हालत देख सकते हैं। ये बेचारा 76 ईयर के बुजुर्ग, क्या 76 ईयर के बुजुर्ग अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए इन कोर्टों के अदालतों के देखे खाने पर मजबूर किया जाएगा? तो वो अदालतों से जाके बार बार भागता रहे क्योंकि उसे कहीं से और बच्चों की उसकी माँ जो उस बच्चे की जैसी बता रही है 65 साल की उम्र है, वो मरने की जगह पे। अभी मुझे रास्ते में ये बात कर रहे थे, कहते यार बच्चे को मुझे कुछ चीज़ ही दे दो, डेड बॉडी दे, कुछ तो दो यार, मुझे पता चले मेरा बच्चा है कहाँ, जिंदा भी है, मर गया, कुछ तो बताओ। लेकिन बेहिस्सी हमारे इन तमाम एजेंसीज की, इन तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, मैं सब कुछ शामिल करता हूँ, सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ये बेहिस्सी है कि इनको ये नज़र नहीं आता कि उस बाप पे, उस माँ पे, उस बहन पे, उस भाई पे, उस बीवी पे या उस बच्चे पे क्या गुजरी है, इनके उस फैमिली के अंदर, उस खानदान के अंदर क्या गुजरी है, ये इनको शायद एहसास ही नहीं है, या हमारे अंदर ये एहसास खत्म हो चुका है। तो काइंडली मेरी अभी इस मीडिया के जरिए खुदा ये काम बंद करिए। अगर किसी के खिलाफ केस है कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें, जो लॉ कहता है, जो आइन कहता है हमारा, अगर उसके खिलाफ FIR दें, FIR आप उसको वो कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करें, बेल होती है, जो भी होती है वो अपना प्रोसेस करेगा, लेकिन डजंट मीन कि आपको इसे मिसिंग पर्सन बना के एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए उसको डिटेन करके रखा जाएगा। तो ये राब्ता किया गया किसी की तरफ से पेरेंट्स के साथ का यही आम करने का एक फॉर्मेलिटी। एक मिनट, कराची कंपनी का जो SHO मेरे पास आया था, उसने मुख्तलिफ सवाल किए थे कि उसके दोस्तों का नंबर दे दो, उनका एड्रेस दे दो। मैंने कहा मैं मुद्दई हूँ, मुलजिम नहीं हूँ, आप एजेंसी के ऊपर हाथ डाल सकते हैं। उसने कहा मैं नहीं डाल सकता। फिर मैंने कहा मेरे पास किस लिए तुम आए हो? जब एजेंसी के ऊपर तुम हाथ नहीं डाल सकते तो फिर मेरे पास किस लिए आए हो? ये बात को लेके चलता हूँ। ये जो राब्ता करने का मतलब क्या होता है? सिर्फ फाइलों का पेट भरना, हमने जी ये किया, हमने ये ज़िम्नी लिख दी, हमने ये किया, इन्होंने इश्तिहार दे दिया गुमशुद जी का। जिस तरह अज़र मशवानी के पेरेंट्स के साथ राब्ता किया गया कि अपना अकाउंट डिलीट कर दें, ट्वीट डिलीट कर दें या पोस्ट डिलीट कर दें, हमारा तो छोड़ देते हैं, इस तरह का पॉलिटिकल तो ये ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट टीम का हिस्सा है जिसका काम है
ग्राफिक करना या जो भी करना, जो उसको काम असाइन किया जाता है उसको करना, ये तो एक पेड एम्प्लॉई है। तो केस की क्या अब नौयत है, ऑर्डर क्या आया? जैसे हमने आज एजी अटॉर्नी जनरल यहाँ पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से या तमाम उन लोगों से जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करता हूँ, तो हम इसकी कोई रेजोल्यूशन निकालते हैं इंशाल्लाह। इस तक मैं इसको पॉजिटिव, हम भी फिर जज साहब ने भी इसको बात को डेफिनेटली, एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल, तो उसने अगर बात की है तो डेफिनेटली जज साहब भी उनको ऑन किया। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपको टाइम देता हूँ, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, 22 तरीके तक उन्होंने टाइम दिया है इनको नेक्स्ट जो। तो हम होपफुल है, अभी भी हम बेसिकली हम भी चाहते हैं यार खुदा के लिए इन बंदों को छोड़ दें, अगर इनके खिलाफ कोई FIR देनी तो दी, ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपना केस फेस कर सके। बट दैट डजंट मीन कि आप एक बंदे को मिसिंग रखें और ना उसके वेयर अबाउट्स का पता है, वो कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा, तो ये चीज़ें बंद करें, ये बहुत हो चुका। थैंक यू।